बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज जैसे कि हम 15 अप्रैल है, तो आज मैं आपका मोस्ट अवेटेड नावल स्टार्ट करने लगी हूँ, फ़रेब यार, रिटन बाय माहम मुगल। तो इस नावल के जो कॉपीराइट्स हैं वो रिजर्व्ड है नावल ऑर्चिड के पास, यानी ये वाला नावल आपको सिर्फ नावल ऑर्चिड पे अपने चैनल पे मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई दूसरा बंदा इस चीज़ को कॉपी करने से या अपने नावल पे अपने चैनल पे अपलोड करने से गुरेज करे, क्योंकि ये इसके कॉपीराइट्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, ये नावल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी थीम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एज़ आई टोल्ड यू पीपल, ये जो नावल है ये रूड हीरो बेस्ड है, फिर इनोसेंट हीरोइन है और एमरजेंसी निकाह इनका होना है, और फोर्स्ड मैरिज आप कह सकते हैं वो हीरो की तरफ से होगी, ठीक है। और मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, धोखा बेस्ड है, फ्रेंडशिप बेस्ड है, और लव एट फर्स्ट साइट भी है, और ऑब्वियसली रोमांटिक भी है, ठीक है। तो मेन जो हमारे करेक्टर्स हैं वो है वाजिद और खतीजा, और रिमशा जो है ये विलन का रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो ये नावल आप स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फ़रेब यार माह मुगल, ये आई थिंक सो 2 पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। फ़रेब आरज़ू की सहल अंगारी नहीं जाती, हम अपने दिल की धड़कन को तेरी आरज़ू पाप समझे। खुदारा ना करे ऐसी बातें जिससे मैं लाइलम हूँ। इसकी बातें सुनने और अपने पर ऐसे इल्ज़ाम देखते लगते वो भराई हुई आवाज़ में इल्तिजा करने लगी। यही तो मसला है सारा, कि तुम जान के भी अनजान बन रही हो। आखिर ऐसा क्यों क्यों तुम ये ड्रामा कर रही हो भोलपन का। इसके मुकाबिल खड़े होते वो सर्द लहजे में धाड़ा, तो पल भर को वो सहम गई, फिर हिम्मत करके इसके हाथ थामने चाहे, जिसको वो बुरी तरह झटक गया। देखिए, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप कह रहे हैं। मैं तो आपको पहले जानती भी नहीं थी, आपको पहली बार देखा ही मैंने। आंखों से निकलते आंसू साफ करते वो भी कह रही थी जब वो बीच में टोक गया। यार बस कर दो, कितना झूठ बोलना, इतराफ़ कर लो। मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं, भूल जाऊँगा सब, बस झूठ ना बोलो। बालों में हाथ फेरते इसने बेबसी से कहा, आखिर में इसके बाजू से थामकर अपने करीब करते हुए थके हारे लहजे में कहा, मैं कैसे कैसे करूँ इतराफ़, जब मैं ये सब बातें नहीं जानती जो आप कह रहे हैं। इसके मध्यम लहजे को सुनते हुए लहजा मजबूत बनाते कहा, जबकि आंखों से नमी अभी भी छलक रही थी। भाई क्या कहा डॉक्टर ने, कब तक मैं मिल सकती हूँ अपनी मामा से? वार्ड बॉय को जैसे ही बाहर आते देखा तो वो तड़प के इसकी जानिब हुई और अपनी माँ के बारे में इस्तफसार करने लगी। इनकी कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन डॉक्टर ने मिलने से मना किया, आप कुछ देर इंतज़ार करें। वार्ड बॉय ने इसे तसल्ली अमेज़ अल्फाज में कहा और वहाँ से जाने लगा। वो थके से अंदाज में वापस कुर्सी पर बिराजमान होगी और अपनी माँ की सेहतियाबी के लिए दुआ करने लगी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कमरे से डॉक्टर भी निकलते दिखाई दिए। डॉक्टर, इसने जल्दी से खड़े होते इन्हें पुकारा। आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। इनके ऑपरेशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप रिसेप्शन से पता कर लें। लेडी डॉक्टर ने मज़ीद कहते इसको झटकों की जद में छोड़ा और ख़ुद अपने कैबिन की तरफ रवाना होने लगी। लेकिन डॉक्टर, इनका तो ऐसा कोई केस नहीं था कि मामा का ऑपरेशन किया जाए। डॉक्टर के मुड़ते इसने जल्दी से पूछा। देखें, इनकी हालत मज़ीद बिगड़ रही है और इनके जिगर ने तकरीबन काम करना भी छोड़ दिया, तो हम मज़ीद देर भी नहीं कर सकते, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने बगैर किसी लगी लपटी के इसकी माँ की हालत बताई तो वो मज़ीद परेशान होगी। कब तक ऑपरेशन कर सकते हैं? अपने तासुरात पर काबू पाते इसने संभल के कहा, जितना जल्द हो सके आप पैसे जमा करवा दें, हम शुरू कर देंगे ऑपरेशन। पेशावराना अंदाज में कहते हुए मज़ीद इसकी सुने वहाँ से चली गई। कुछ होते हैं ऐसे डॉक्टर बेहिस लोग, वो सिर्फ अपने पैसे से कर्ज होते हैं। पेशेंट जाता है, ये पेशेंट की हालात, घर वाले का क्या कंडीशन है वो नहीं उनको रियलाइज़ होता। किसको कहूँ कि यहाँ आए मेरे पास? कुर्सी पर बैठे इसने बेबसी से सोचा और अपना मोबाइल खोल के देखने लगी। कुछ सोचते इसने नंबर डायल कर दूसरी तरफ रब्ता होने का इंतज़ार करने लगी। चाचू जी, मैं बात कर रही हूँ, अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, ऑपरेशन करने को कह रहे हैं डॉक्टर। इसने झिझकते बात शुरू की। आप यहाँ आ जाए कोई बात करने के, वो बस यही कह पाई, क्योंकि वो इनकी तबीयत से भी वाकिफ़ थी कि वो मदद करने से इनकारी हो जाएंगे, इसलिए वो इनको यहाँ आने का कहने लगी कि खुद आके अम्मी की हालत देख लेंगे तो हो सकता है मदद को राज़ी भी हो जाए। जी मैं बताती हूँ आपको। इनको हामी भरते देख कुछ तो हौसला होगा। किससे बात कर रही थी? जैसे वो कमरे में दाखिल हुई तो रिमशा को कान से मोबाइल हटाते देखकर वो पूछने लगी। किसी से भी नहीं, बस साउंड चेक कर रही थी, इसने मोबाइल को उसकी पहुंच से दूर करते हुए कहा। अच्छा, इतना कहकर वो भी रिमशा के साथ बेड पर बैठ गई, लेकिन अगले ही पल मोबाइल की मैसेज टोन बजी, जिस पर रिमशा ने तो कोई रद्दमल का इजहार नहीं किया। अलबत्ता खतीजा मोबाइल उचकने के लिए आगे बढ़ी। यार क्या है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई और तुम इस मोबाइल में बिजी होने लगी हो। इससे पहले मोबाइल ऑन करके मैसेज रीड करती रिमशा ने झपटने के अंदाज में मोबाइल इसकी पहुंच से दूर किया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अब नहीं पकड़ती। तुम बताओ कल कॉलेज क्यों नहीं आई? इसकी बात मानते वो हंस के गोया भी तो दोनों बातें करने लगे। वैसे इतना भी कोई, ठीक है फ्रेंड्स होती हैं,
लेकिन एड्डी भी की पर्सनल के तो है ना, अपना फ़ोन वो यूज़ कर रही है और ये रिमशा ने ये झपटा, ये मामला गड़बड़ है। मतलब अगर कोई सीधी सी बात है तो इतना तो वो कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद खतीजा कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने चली गई। किचन से जब वापस आई तो रिमशा चित लेटी अपने बालों को लटों को उंगलियों में घुमा रही थी। किस बात पे मुस्कुराया जा रहा है? खतीजा ने शरारत से पूछा तो वो कंधे उचकाते उठ बैठी। नहीं कोई नहीं, बस ऐसे ही, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। इसने कहते खतीजा को गले से लगा प्यार से कहा तो खतीजा निहाल हो गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहती हूँ कि हमेशा मेरे साथ ही रहो। खतीजा ने भी दिल से कहा, लेकिन दिलों के भेद तो बस अल्लाह ही जानता है। आहो ये रिमशा तो मामला संगीन है। अरे मैसेज आया तो था लेकिन अब है ही नहीं, शायद ऐसे में बजा मोबाइल। रिमशा के जाने के बाद जब खतीजा ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें कोई मैसेज नहीं शो हो रहा था। देखिए मैसेज डिलीट हो गया। जी आ रही हूँ। बाहर सहन से अपनी माँ की आवाज़ सुनते इसने जवाब दिया और मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर अपनी माँ की बात सुनने चली गई। कल कॉलेज जाना है तुमने? सहन में खतीजा को आते देखकर इन्होंने पूछा तो वो इनके पास ही बैठ गई। हाँ जी जाना है, क्या कोई काम था? अपनी माँ के हाथ में ऊन का स्वेटर देखते हुए इसने एक नज़र माँ को देखते पूछा। नहीं कुछ खास नहीं, बस मैं चाह रही थी तुम कल छुट्टी कर लो, कल कुछ लोग देखने आने वाले तुम्हें, तो तुम घर पर रहकर कुछ चीज़ों का एहतमाम कर लेना। तो इन्होंने शाम में ही आना, तो इन्होंने शाम में ही है। स्वेटर को साइड पर रखते हुए अब इन्होंने बगैर तमहीद बांधे अपने बात सामने रखी तो वो कुछ कह ना पाई। अच्छा ठीक है मैं कल छुट्टी कर लेती हूँ, इसने हमस नजर झुकाकर कहा और मज़ीद कुछ कोई बात किए वहाँ से चली आई। एड्डी फरमा बरदार कुड़ी। रिमशा मैं कल कॉलेज नहीं आऊँगी, तो मुझे जो भी काम हो वो बता देना फ़ोन करके। रात के खाने के बाद खतीजा ने रिमशा को कॉल करते अपने सुबह ना आने की इत्तला दी। खैरियत क्यों? रिमशा ने मुतजस्सिस होते पूछा। हाँ बस ऐसे ही, घर कुछ काम है, कल मेहमान आने वाले, तो अम्मी कह रही थी कि ना जाऊँ कल मैं कॉलेज। जाऊँ कल मैं किधर? आहिस्ता आवाज़ में कहती हूँ बेड के किनारे पर बैठ गई, अपने नाखून से बेडशीट को खुरचने लगी। कौन से मेहमान आ रहे हैं? तुम्हारे चचा लोग तो आते नहीं और ना ही कोई और रिश्तेदार हैं तुम्हारे बाबा के बाद। फिर इसने हैरानगी जाहिर करते कहा। हाँ वो असल में मेरे लिए कोई रिश्ते वाले आ रहे हैं तो मैं इसीलिए। खतीजा ने झिझक के कहा तो दूसरी तरफ इसकी बात सुनते रिमशा तड़प के सीधी हुई। तुम्हारा रिश्ता? इसने जैसे तस्दीक करनी चाहिए। हाँ मेरा क्या नहीं हो सकता? इसके लहजे को ना समझते खतीजा ने जवाब दिया। नहीं मेरा मतलब कि इतनी जल्दी? अभी तो पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई ना। रिमशा ने संभलते कहा तो खतीजा ने समझते सर हिला दिया। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि क्या बना, ठीक है? और याद से मुझे कल वाले काम बता देना सब, ठीक है? खतीजा ने कहकर कॉल रखनी चाहिए। हाँ ठीक है ख्याल रखना अपना। रिमशा ने भी खोए खोए कहा तो खतीजा ने कॉल बंद कर दी। तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया बाद में? मैं इंतज़ार कर रहा था इतना। क्लास के दौरान अचानक मोबाइल वाइब्रेट किया तो इसने एक नज़र मैसेज आइकन को देखते मोबाइल को साइलेंट पे कर दिया। मैं मसरूफ़ थी तब, वो अचानक भाई आ गए थे ना, इसीलिए मैंने मोबाइल नहीं पकड़ा था। क्लास जैसे ख़त्म हुई बाहर आके अपना मोबाइल निकालते मैसेज टाइप करने लगी। अच्छा ठीक, अभी कॉलेज आई हो क्या? अगला मैसेज मौसूल होते इसने अपने आसपास नज़र दौड़ाते मैसेज टाइप करना शुरू किया। नहीं आज नहीं आ सकी मैं घर में कुछ काम थे इसलिए। खैरियत? मैसेज भेजते हुए पास पड़े बेंच पे बैठ के बैग से पानी की बोतल निकाल के मुंह से लगाती पीने लगी। हाँ बस ऐसे ही। अच्छा सुनो मैंने कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या कॉल कर सकता हूँ? इसने मैसेज भेजते साथ ही एक मासूमियत वाला इमोजी भेजा जिसको देखकर वो बेसाख्ता ही हंस दी। पागल, मन ही मन में बड़बड़ाई। नहीं मैं मामा के पास बैठी हूँ, अब भी नहीं, आप ऐसे ही बता दें। इसने लिख के सेंड किया। चलो ये तो अभी बेंच पे अकेली बैठी हुई थी तो हुन मामा ने बैठ के कितने ड्रामे लगा रही है ये लड़की। अच्छा ठीक है, असल में मैं कहना चाह रहा था कि अपने पेरेंट्स को भेजो तुम्हारे घर। इसने बात शुरू की जिस पर इसके पसीने छूट के और दिमाग में एक बात घूमने लगी। नहीं अभी नहीं, मैंने आपको कहा था ना कि अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर शादी का सोचना घर वालों ने। इसने बौखला कर जल्दी से कहा मुबादा कहीं वो आज ही रिश्ता ना भेज दे। और कितना इंतज़ार, 3 माह होने वाले हैं हमें, और मुझे छुप छुप के बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी हम एक रिश्ते में बन जाएँ। दूसरी तरफ जैसे झंझला के मैसेज भेजा गया। अच्छा मैं बाद में बात करूँगी, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इसने जल्दी से बात को टालते कहा तो दूसरी तरफ वजूद सर्द आह भरता रह गया। हमेशा ही तो ऐसा होता था कि जब भी शादी की रिश्ते की बात करता तो पढ़ाई का कहकर टाल देती या फिर कोई काम का बहाना करके बात को घुमा देती जिस पर वो खामोश हो जाता। अच्छा अपनी कोई पिक ही भेज दे, मुझे देखने को दिल कर रहा है। इसके रिप्लाई ना आने की सूरत में इसका मूड अच्छा करना चाहा और तस्वीर की फरमाइश कर दी। आमने सामने मिल के देख लेना। टका सा जवाब मिला जिस पर मुंह बना के रह गई। इसे समझ ना आया कि जवाब में क्या कहे, इसलिए क्लास में जाने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे मोबाइल ने बीप किया तो फतामंदी से मुस्कुराई। मोबाइल खोल के देखा तो इसकी मुस्कुराती आंखों वाली तस्वीर मौजूद थी। एक नंबर का कमीना। इसकी तस्वीर को मोबाइल में सेव करते हंस के गोया भी और क्लास में चली गई। चाचा जान शुक्र है आप आ गए, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, डॉक्टर्स ऑपरेशन का कह रहे हैं। अपने चाचा को अस्पताल में दाखिल होते देख वो जल्दी से इनकी तरफ बढ़ी और वो हांसा होकर कहा, आंसू थे कि आंखों से छलकने को बेताब हो रहे थे।
मगर वह जैसे इन पर कड़े ज़बत बिठा के बैठी थी। कहाँ है भाभी? इसकी बात को सुनते तो हम्मल से कहा तो अपने साथ आने का इशारा करते इनको अपनी माँ के कमरे के बाहर ले आई। ये है, लेकिन डॉक्टर मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसने बेबसी से कहते अपने चचा को देखा। पैसों का इंतज़ाम कर लिया क्या? लाओ दो मुझे, मैं जमा करवाऊँ, फिर ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। इन्होंने मोबाइल को जेब में रखते इसके सामने हाथ किया तो वो इनको तकती रहेगी। ऐ अल्लाह, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ कि तो पैसे का इंतजाम कर ले, लिया मैंने दे, मैं जाकर दिया। बंदा पूछे वो लंगड़ी थी ये लूली है कि वो उसके पास अगर पैसे होंगे तो वो तुम्हें बुलाएगी ना, वो जाकर दे के नहीं आ सकती। लाख दिलाना था। पैसे पैसे तो है मेरे पास, लेकिन इतने नहीं जितने अस्पताल वाले मांग रहे हैं। इसने अपने पर्स से कार्ड निकालते कहा तो इसके चचा को इसको ऐसे देखने लगे जैसे इसने अनहोनी बात कर दी हो। तो फिर क्या इलाज कैसे करवाओगी अपनी माँ का? इन्होंने गर्जदार लहजे में कहा तो एक पल को वो सहम गई। आप मदद करें मेरी, इसने डरते बात कही तो इसके चचा के माथे पर अनगिनत पल नमूदार हुए। तुम पागल हो गई हो? मैं कहाँ से मदद करूँ तुम्हारी? हमारे खुद हालात नहीं ठीक और तुम कह रही हो कि ऑपरेशन के पैसे मैं दूँ? इसने नागवारियत से कहते हुए इसके पास से कार्ड लेते इसका मुआयना किया। चचा जान, वो आपके मरहूम भाई की बेवा है, आप कुछ तो कर ही सकते हैं। इसने बेबसी से कहना चाहा लेकिन वो हाथ के इशारे से इसको कुछ भी बोलने से बाज रखने लगे। ज़्यादा मत बनो, तुम जानता हो मैं कौन किसका क्या है, और मेरे पास कोई पैसे नहीं और ना ही मुझ पर इतनी ताकत है कि तुम्हें तुम्हारी माँ को संभालता फिरूँ। और ये पकड़ो, बस यही है मेरे पास, इसी से करो, ज़ारा करो, मुझे ज़रूरी काम से भी जाना है। इसका कार्ड इसको वापस करते इन्होंने 3,000 जेब से निकाल कर इसकी हथेली पर रखा, जबकि वह साख्त खड़ी अपने खूनी रिश्ते को देख रही थी जो इतनी मुश्किल में अपने काम का कहकर इसको बीच चौराहे में तनहा खड़ा छोड़ के चला गया था। 3,000 वो कोई छोटा जिन्ना उनकी पट्टी होनी है ना, जरा ये थोड़ी दिन दवाई लैन आई ना, जरा 3,000 च तेरा सारी जगह दुर फिटे मुँह तेरे चाचे होन ते। अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए और ऐसा वक्त किसी के ऊपर भी ना लेके आए। मुझे थोड़े पैसे चाहिए क्या? थोड़ी देर मज़ीद ऐसे खड़े इसने एक नंबर डायल किया, लेकिन बात मुकम्मल होने से पहले दूसरी तरफ से रब्ता मुनक़ता कर दिया तो गम बेबसी से वो ठहस ही गई। ऐसा होता है, बुरे वक्त में सारे साथ छोड़ जाते हैं। वो वहाँ मौजूद कुर्सी पर ख़ुद को सहारा देती बैठ गई, जबकि आंखों से सैलाब ने बहना शुरू कर दिया था। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें एहसास भी नहीं मैं किस मुश्किल में हूँ। अल्लाह कोई बारिश का कतरा भेज दे। ये पता नहीं कौन सी लड़की है। अरे रिमशा, तुम इस वक्त कॉलेज से आई हो क्या? किचन से निकलती खतीजा ने रिमशा को कॉलेज के यूनिफॉर्म में देखते हैर तो खुशगवार लहजे में पूछा। हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हें जो देखने आ रहे क्यों ना मैं भी इनको देख लूँ, इसने शरारत से कहा और अपना बैग सहन में मौजूद टेबल पर रखा। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी आ जाओ मेरे साथ किचन में, सब तैयार है, बस मेहमान भी आने वाले हैं, तुम भी फ्रेश हो जाओ। खतीजा ने मुस्कुराते कहा, खुद भी किचन में चलेगी, जबकि रिमशा वहीं थोड़ी देर बैठने के बाद इसके पास ही आ गई। अरे रिमशा, ये क्या हाल है बेटा, बता के आई हो? तभी खतीजा की अम्मी किचन में दाखिल होते रिमशा को देखते खुशगवार लहजे में बोली। जी मैं बता के आई हूँ, लेकिन आप अपनी बेटी पर नज़र रखें, ये आपको बता के जाती है या नहीं? रिमशा हंस के कहती ट्रे से एक पकौड़ा उठा के खाने लगी, जबकि खतीजा की माँ ने नासमझी से रिमशा को देखा कि कहना क्या चाह रही हो। खतीजा इसकी बात सुनते हल्का सा हंसती। ये देखो, वो तो इतनी बड़ी बात उसको बोल रही है कि अपनी बेटी के ऊपर नज़र रखे, उसकी माँ को डाउटफुल कर रही है, और तो अगो हंस रही हल्का जदा और फिट्टे मुँह खतीजा ते भी। पागल, मैंने कहाँ जाना, बस कॉलेज ही तो जाती हूँ। चूल्हे की आंच धीमी करते इसने अपनी माँ को फिर रिमशा को देखते कहा तो उन्होंने इस बात में सर लगा दिया। हाँ भी मेरी बेटी बता के जाती है मुझे जहाँ भी जाए। इन्होंने भी मुस्कुरा के मान से कहा तो रिमशा भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में मेहमान भी आ गए। रिमशा पहले खतीजा की माँ के साथ इनके पास भी मौजूद थी। जब इन्होंने खतीजा को बुलवाने का कहा तो रिमशा सर लाती उठी और किचन में आई, जहाँ वो नर्वस सी खड़ी थी। आ जाओ, बुला रहे हैं, रिमशा ने कहा तो वह लवाजमात की ट्रे हाथ में उठाए ड्राइंग रूम में से जाने लगी। ऐसे हल्की फुल्की बातें होती रही और फिर मेहमान खाना खा के रुखसत हो गए। इनकी बातों से यही लगा कि इनको खतीजा पसंद आई थी, और यही बात इसकी माँ को तसल्ली और सुकून बख्श रही थी। अपना मोबाइल देना ज़रा। खतीजा जब चेंज करने जाने लगी तो रिमशा ने इसका मोबाइल मांगा तो उसने टेबल की तरफ इशारा किया, जिस पर रिमशा ने मुस्कुराते मोबाइल उठा लिया। पूछते लाए कि चाहिए, क्यों चाहिए फ़ोन? प्यारी लग रही हो। थोड़ी देर में टेक्स्ट मौसूल हुआ तो दिल से मुस्कुराई। जानती हूँ, इतरा के मैसेज भेजा गया। खैर थी, आज तैयार क्यों हुई? इसकी तस्वीर को नज़रों के हसार में रखते मैसेज करते पूछा, जिसमें इसका साइड फेस नज़र आ रहा था। हाँ बस कुछ मेहमान आए थे, नॉर्मली जवाब दिया। हमें भी मौका दे दें कि आपके घर मेहमान बने और आपको अपनी दस्तरस में लें। अब की बार इसका वॉइस मैसेज रिसीव हुआ, जिसे सुनते इसने दिल थाम लिया। लो, इधर दिल थामे जा रहा है तो उधर रिश्ता भी देखने आ रहे हैं। आप तो जान लेंगे अपनी आवाज़ से, ये सितम ना करें हम पर। मैसेज टाइप करते साथ इसने हार्ट इमोजी भेजे तो दूसरी जानिब वो हल्का सा हंस दिया। मैंने घर वालों को अपने तुम्हारे बारे में सब बता दिया, और अब मेरे घर वाले भी इसी इंतज़ार में कि तुम कोई बात करो तो हम रिश्ता लेके जाएं। इसका मैसेज मिलते इसका फिर से मुंह बन गया। ये वही मौजूद था जिससे वो भागती थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात कह जाता था।
आपको मना किया था ना कि अभी नहीं, लेकिन आप इसने जैसे अपनी बेबसी का इजहार करना चाहा। आहो फ़ोन तो चक्कर चलाना थे, हले रिश्ता नहीं मंगाना तो, और फिटे मुँह। फिर बात होगी आपसे। अगला मैसेज टाइप करते सेंड किया बगैर इसके रिप्लाई का इंतज़ार करते, क्योंकि वो जानती थी अब इसका रिप्लाई नहीं आएगा। कल जाना कॉलेज? खतीजा जैसे चेंज करते बाहर आई तो रिमशा ने मुस्कुराते पूछा। हाँ चलूँगी, तुम मुझे काम बता दो आज का। इसने अपने तयशुदा कपड़े अलमारी में तरतीब से रखते कहा और इसके साथ मुड़ते बेड पर आ गई। दोपहर के 3 बजने वाले थे और रिमशा अभी भी इनके घर पर मौजूद थी। थोड़ी देर में इसको आज का काम समझा के इसने जाने की इजाज़त मांगी तो खतीजा इसको दरवाजे तक छोड़ने गई। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, खतीजा ने मुस्कुराते कहा तो वो रिमशा हाथ हिलाती वहाँ से निकल गई। अभी कमरे में पहुंचे खतीजा को 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि इसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज मौसूल हुआ। रात को इंतज़ार करूँगा। ये कौन है जो मुझे ऐसे मैसेज कर रहा है? नंबर के अबाउट में जाते खतीजा ने चेक किया तो वहाँ वाजिद नाम लिखा नज़र आ रहा था, जबकि खतीजा अब सोच में थी कि वो ये नाम तो पहली बार देख रही है, किसी जानने वाले का भी नहीं, तो फिर इस नंबर से मैसेज कैसे आया? 5 मिनट ही गुजरे होंगे, किसी नंबर से कॉल आना शुरू होगी तो खतीजा एकदम बौखला उठी। इसने मुतजस्सिस होकर जेस्ट करके मोबाइल को कान से लगा और दूसरी तरफ से बोलने का इंतज़ार करने लगी। जी कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी पाते बिलाकर खतीजा खुद ही बोल पड़ी, जबकि दूसरी इसकी आवाज़ सुनते दूसरी जानिब सुकून का सांस लिया गया। बात करने को दिल चाह रहा था, रात का इंतज़ार नहीं कर पाया, सॉरी, इसने जैसे शर्मिंदा होते कहा। जी मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है? खतीजा ने नासमझी से पूछा और एक बार फिर मोबाइल को कान से हटाते नंबर पर गौर किया। ओ अच्छा सॉरी, नंबर गलत नंबर डायल हो गया शायद, इसने कहते कॉल काट दी, जबकि खतीजा ऐसी हरकत पर उकताते हुए उठी और अपनी किताबें लेके बैठ गई कि आज का काम याद कर सके, लेकिन इससे पहले वो नंबर को ब्लॉक करना ना भूली। ऐसे ही होना चाहिए यार, रॉन्ग नंबर आया तो ठीक है, इसका अब इसको भी बैठे आप सोचते रहो कि हाय क्यों आ गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आराम से सान हल है, अपनी ब्लॉक लिस्ट बताते जाओ, मेरा तो यही काम है, मैं तो यही करती हूँ। शुक्र है खुदाया के पैसों का इंतज़ाम हो गया। उजलत में कहती वो तेज़ तेज़ कदम उठाती रिसेप्शन तक पहुंची और इनसे पेमेंट की मालूमात लेने लगी। जी कौन से रूम में ठहरी हैं आपकी वालदा? लड़की ने मसरूफ़ अंदाज में कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते पूछा। रूम नंबर, इधर मेरी मामा ठहरी हैं, आपका इनका ऑपरेशन है। रूम नंबर बता के इसने एक पैकेट आगे रखा और जल्दी से पेमेंट हो और वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। बहुत मुश्किल से अपने कॉलेज के एक टीचर के पास गई थी जिनकी ये पसंदीदा स्टूडेंट थी। सारी बात बताई तो इसकी टीचर ने मदद के लिए हामी भरी और मतलूबा रकम देकर इसकी मुश्किल हल की, लेकिन शायद इस सब में काफ़ी ताख़ीर हो गई थी जो इसकी मदद भी काम ना आ सकी। इधर साइन कर दें आप। सारी कार्रवाई करने के बाद लड़की ने एक पेपर आगे रखा और इस पर इसके साइन चाहे तो इसने उजलत में कर दिए। शुक्रिया, आप इस रूम में चली जाएं। फ़ाइल अपनी तरफ खिसकाते लड़की ने एक रूम की तरफ इशारा किया तो वो इसकी जानिब चलती। जब रूम के बाहर पहुंची तो उसको वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दिया। एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर किधर है? इनसे बात करनी है मैंने अपनी अम्मी के बारे में, इसने जल्दी से पूछा। डॉक्टर अंदर मसरूफ़ है, मैं थोड़ी देर में आते होंगे, फिर आप बात कर लीजिएगा। इतना कह के वो चला कि जबकि फिर से इस्तराबी कैफियत में कुर्सी पर बैठ कर अपनी उंगलियां चटखाने लगी। कितनी देर हो गई, मुझे कुछ बता भी नहीं रहे और ना ही कोई मेरी बात सुन रहा है। मुसलसल इंतज़ार करते जब थक गई तो उठ के चक्कर लगाने लगी। ऐसा होता है कुछ, ये हॉस्पिटल्स में भी ना सिर्फ ताल्लुकात ही काम आते हैं, ऐसे जिसका आगे पीछे कोई ना होती कोई सुनता भी नहीं है। और हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हर बंदे की ना, हर पेशेंट बराबर होना चाहिए डॉक्टर्स की नज़र में, सबको उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स को तो एटलीस्ट अपने काम में फेयर होना चाहिए। डॉक्टर अम्मी का ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा? मुझे कोई आपसे मिलने की इजाज़त भी नहीं दे रहा था। एक बार फिर डॉक्टर को सामने आते देखा तो भागकर इसके पास गई और इस्तफसार करने लगी। आपकी वालदा थी ना यहाँ एडमिट? इन्होंने कुछ सोचते पूछा। जी वो मेरी वालदा थी, यहाँ इनका ऑपरेशन था ना, तो कब स्टार्ट करेंगे? अपनी शालनुमा दुपट्टे को ठीक तरह करते इसने पूछा, जबकि दिल किसी अनहोनी के ख्याल से डूबता जा रहा था। इनकी तो 2 घंटे पहले डेथ हो गई थी, आपको किसी ने बताया नहीं? अल्फाज थे या खंजर जो इसके दिल में पेवस्त हुए थे। यार ये तो वो गब्बर इस बैग वाला सीन नहीं हो गया कि वो बाहर बैठे उससे पैसे पे पैसा ले जा रहे हैं और ना अंदर उनके डेथ हुई पड़ी है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैंने इनके ऑपरेशन की रकम जमा करवाई है सारी, और तब तो किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि आप चेक करें, शायद कोई गलत। अचानक वो होश में आती बहते आंसुओं के साथ बोली तो डॉक्टर ने इसकी बात बीच में ही काट दी। देखें, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई, इनको जिगर का मसला भी था, लेकिन इनकी मौत की वजह कोई सदमा है जिसका असर इन्होंने बहुत गहरा लिया था और हम इन्हें बचा नहीं पाए। गलत फहमी कहने के बजाय इस हकीकत को कबूल करें। अपनी बात कह के वो जा चुकी थी, जबकि साथ इसकी दुनिया भी सुनी करके चलेगी, वो खाली हाथ रह गई थी। बहुत बुरा हुआ वैसे जो भी है ये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती उनकी यार, पेशेंट के घर वाले किधर से भी पैसा अरेंज करें और आप उसको इतला ही नहीं दे रहे, बल्कि अपने पैसों के चक्कर में लगे हुए लानत है ऐसे अस्पताल वालों पे। बाबा आराम से, आ रहा हूँ मैं आपके साथ, आहिस्ता चले। अस्पताल की राहदारी में चलते इसने वालिद साहब को टोका जो फुर्ती का मुजाहिरा करते आगे बढ़ रहे थे। तुम ख्वामखाई परेशान हो रहे हो, देखो मैं कैसे ठीक ठाक चल फिर रहा हूँ। अरे ये तुम डॉक्टर तो बस फीस निकलवाने की करते हैं और कुछ नहीं। इन्होंने अपना कोट ठीक करते गर्दन अकड़ा के कहा।
अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं आप, और डॉक्टर की फ़ीस की बात करें, इसने साथ चलते हंस के कहा तो वो भी कहका लगा उठे। अब इतनी मेहनत से कमाए पैसे हमारे इसको फजूल के खर्चाजात में उड़ा दूँ क्या? इन्होंने रुककर बुरा मनाते पूछा तो वह हड़बड़ा के हवा में हाथ खड़े कर गया। ओके ओके सॉरी, फ़ौरन से सरेंडर किया तो एक बार फिर से कहका लगा उठे। ओहो, आप अंदर चले, डॉक्टर के कैबिन तक मैं अपना वॉलेट भूल गया, गाड़ी में वो लेकर आता हूँ। इसने कहते अपने कदम दोबारा से बाहर की जाने बढ़ा दिए तो वो सर हिला के अंदर की तरफ बढ़ गए। दाएं तरफ जानी पड़ी राहदारी से जब वो गुजरे तो इनको एक वजूद नजर आया जो कुर्सी पर साख बैठा अपने हाथों को घूर रहा था। इन्हें इसकी हालत ठीक न लगी तो बेख्तियारी इनके कदम इसकी तरफ उठने लगे। अरे बच्चे, क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ रखते पूछा तो कुर्सी पर बैठे नफ्स ने अपने आंसू से तर चेहरा उठाकर इस शख्स को देखना चाहा, जिसकी शफकत भरी आवाज़ को महसूस करते इसका दिल मजीद डूब गया। जबकि अपने सामने बैठी लड़की को देखते एक पल को वो थम से गए। उनकी दी एंट्री हो गई इस लड़की को। जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी क्लास में जाते जब इसका मोबाइल बचा तो मोबाइल बैग से निकालते इसने देखा तो रात वाला ही अननोन नंबर था। बगैर हिचकिचाहट के इसने कान से लगा के पता करे कौन है। वालेकुम अस्सलाम, अभी कहाँ हो? इसने बगैर कोई तमहीद बांधे पुरतकल्लुफ़ अंदाज में पूछा तो वो साक्षी अपने मोबाइल को देखने लगी कि कल रात भी वो इसको रॉन्ग नंबर कह के कॉल काट चुका था और अब फिर वही इसको कॉल करके बेतकल्लुफ़ हो रहा था। आपको किससे बात करनी है? इसका बात का जवाब देने की बजाय चुप थे लहजे में पूछने लगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अभी तो तुम घर पर नहीं हो ना? और वैसे भी तुमने खुद ही कहा था कि कॉल करना, कल मैं तुमसे कॉल पे बात करूंगी। दूसरी तरफ से हैरान होते पूछा गया। मैं आपको नहीं जानती और ना ही मेरी आपसे कभी बात हुई है। आइंदा इस नंबर पर कोई रब्ता ना कीजिएगा। दृष्टि से कहते इसने कॉल काटी और बड़बड़ाते हुए अपनी क्लास में जाने लगी। एक तो काला का जड़ा सिलसिला ना, मैं जब कॉल करता हूँ तो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर देती हो? अभी वो अपना बैग बेड पर फेंकते कपड़े चेंज करने जाने वाली थी कि मोबाइल पर मखसूस टोन बजी, जिसको सुनते हुए इसकी तरफ लपकी तो एक प्यारा सा शिकवा इसके इंतज़ार में था। मैं तब दोस्त के साथ थी ना, इसीलिए ऐसा कहा, वरना आपको पहचानने से कब इनकार करती हूँ मैं। इसने भी नाज से मैसेज का रिप्लाई किया तो मुस्कुरा उठा। हाय हाय, ये तुम किसके साथ हर वक्त लगी रहती हो? कुछ ख्याल है कि घर आके माँ का हाथ बटा दो, भाई भी आने वाले। इसकी माँ ने इसके मोबाइल पर लगे देखा तो फ़ौरन टोका, वो अल्लाह आप इसका मैसेज करती जल्दी से कपड़े बदलने चली गई। थोड़ी देर में जब वो अपनी माँ के साथ काम करके फारिग हुई तो अपने कमरे में आई जहाँ खतीजा की मिस्ड कॉल्स थी। हाँ तुमने कॉल की, खैरियत? रिमशा ने दोबारा नंबर डायल करते खतीजा से रब्ता किया। हाँ मैंने पूछना था कि मेरी आईडी लॉग इन तुमने की है? इसने नॉर्मली पूछा। हाँ मैंने की थी आज, मुझे तेरा पासवर्ड पता था और ये काम था तो कर ली, क्यों क्या हुआ? इसने संजीदगी से पूछा। ये देखा यार, ये पासवर्ड वाला चक्कर भी ख़राब है, अपना किसी को पासवर्ड भी नहीं देना चाहिए। और दूसरा ये ना, ये सारी गड़बड़ ना मुझे ये रिमशा लगती है, ये रिमशा ही कर रही है। और नाम ये खतीजा का यूज़ करी, अपना नाम भी ये यूज़ नहीं करी। नहीं कुछ नहीं, बस अभी अभी नोटिफिकेशन आया था इसलिए तुमसे पूछा। इसने भी आगे से आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया तो रिमशा ने समझते सर हिला दिया। अच्छा सुन, एक अच्छी खबर। इससे पहले कि रिमशा रब्ता करती खतीजा फ़ौरन से बोली। हाँ हाँ बताओ। इसने भी मुतजस्सस होकर पूछा। इन्होंने मेरे रिश्ते की हाँ कर दिया और इस जुमे को मंगनी भी करने आ रहे, तो तुम भी आना, ठीक है? खतीजा ने थोड़ा हया से लबरेज लहजे में कहा तो रिमशा कहका लगा उठी। तुम्हें शर्म आ रही है? रिमशा ने इसकी हालत से महसूस होते कहा तो वह झेंप गई। हाँ आ रही है। अच्छा तुम याद से आना ज़रूर। इतना कहकर इसने कॉल काट दी। ये क्या हो गया? खैर से 2 दिन का शौक बनाएगा फिर ठीक हो जाएगा। सस्ते आशिक ऐसे ही होते। कुछ सोचते हुए गुनगुनाती हुई अपना कमरा समेटने लगी। देखिए सारे फसाद दी जड़ ही है। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया जब खतीजा की मंगनी का दिन तय था। सब मुस्कुराते मुस्कुराते चेहरों के साथ इस महफिल में शरीक थे। रिमशा भी हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्से ले रही थी। शाम के 4 बजने वाले थे और मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। रिश्तेदार तो नहीं थे, अलबत्ता महल्ले वाले ज़रूर थे कि सईदा अपनी इकलौती बेटी की मंगनी करने जा रही थी, जिसने अपने शौहर के बाद अपनी बेटी को अकेले पाला पोसा और दुनिया के सर्दो गर्म हवा से बचा के रखा। जब सब मेहमान जमा हो गए तो एक ज़ाफ़रान सी महफिल छा गई। लड़कियाँ शौक शौक सी खतीजा को मानी खेज नज़रों से देख रही थी तो कई कहके लगा कर इसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी। इतने में इसका मोबाइल बजने लगा जो इसके बेड के पास टेबल पर ही पड़ा था। अभी सब मेहमान बाहर जमा थे तो इसकी छोटी नंद इसके पास बैठी से बातें कर रही थी। जब इसकी नज़र मोबाइल पर गई जो चीख चीख के बंद हो चुका था। रिमशा मैंने वॉशरूम जाना, मुझे ले जाओ। खतीजा ने रिमशा का सहारा लेते खड़े होकर कहा तो रिमशा इसको अटैच वॉशरूम में ले गई। पीछे इसका मोबाइल फिर से बजना शुरू हो गया। मज़ीद कुछ लम्हे गुजरे तो इसकी छोटी नंद ने फ़ोन उठा लिया क्योंकि कॉल मैसेंजर पर आ रही थी, ना कि सिम पर। जी नाम देखते तो हैरान परेशान होगी, फिर हिम्मत जमा करते इसने पूछा। खतीजा? दूसरी जानिब से गैर मुतवक्का आवाज़ सुन के सवाल किया गया। जी मैं भाभी की नंद बात कर रही हूँ। इसने अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझा। नंद? खतीजा की? दूसरी तरफ जैसे ये सुन के झटका लगा। जी आज उनकी मंगनी है, इनकी शादी मेरे भाई से होने वाली है। आप कौन? इसने नागवारियत से कहा तो दूसरी जानिब सख्ता तारी हो गया। आपको कोई गलत फहमी हुई है? मेरी खतीजा से बात करवाएं, इसकी कोई मंगनी नहीं हो रही, इसकी शादी मुझसे होने वाली है। बिलाकर वो भी सर्द लहजे में गोया हुआ। तभी खतीजा रिमशा के हमरा चलती हुई कमरे में वापस आई। देखिए रिमशा दी वाला तो चंद चढ़ गया जे, तो हूँ सारा जग देखेगा।
ये कोई लड़का है फ़ोन पर कह रहा है कि आपकी शादी है इससे। खदीजा को देखकर इसने अपनी नापसंदीदगी छुपाए बगैर नफरत से मोए कहा तो खदीजा के साथ साथ रिमशा भी ठिठक के रुकी। कोई लड़का? लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानती, इसने मोबाइल पकड़ते कहा जब रिमशा ने मोबाइल को स्पीकर पर डाल दिया कि वो भी सुन सके। देखिए ये सिर्फ उसकी ना इंसल्ट करवाना चाह रही है अभी ये रिमशा ना। मुझे तो लगता है कि वो जो अस्पताल वाली है वो भी कुड़ी खतीजा ही है और इसकी माँ की डेथ हो जानी है इस सब से। क्यों नहीं जानती तुम मुझे? रिश्ता भेजने वाला मैं तुम्हारे घर, तुम मंगनी कर रही हो? वो पल में अपने लहजे को सख्त करता धाड़ा तो खदीजा ने सहम कर मोबाइल को देखा। आप कौन है और क्यों मुझे ऐसे बदनाम करने पर तुले? बराए मेहरबानी आइंदा यहाँ रब्ता न कीजिएगा वरना मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवा दूंगी। अपनी नंद के सामने इस लड़के के अल्फाज सुनते वो सच में घबरा गई, लेकिन अपनी घबराहट पर काबू पाते इसने हिम्मत से काम लिया। सॉरी, मुझे नहीं पता ये कौन है। गुस्से से कॉल काट के वो अपनी नंद की जानी मतवजह भी जो हैरत से देख रही थी। सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कोई भी था आपको अच्छे से जानता है और आपका नाम भी पुकारा था। कुछ तो था ना जिसकी वजह से इसने ऐसा कहा। यहाँ तक कि वो तुमसे शादी की बात कर रहा था, इसने चुपते हुए लहजे में कहा और गुस्से से देख रही किचन में सहन में मौजूद सबकी जानिब पड़ गई, जबकि खतीजा अब सही मानों में टेंशन ने घेर लिया। अरे ये कहाँ गई? ऐसी कोई बात नहीं जो ये समझ रही है। यार रिमशा तुम तो जानती हो, चलो आओ इनको बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। खदीजा ने परेशानी से अपने लब कुचलते कहा और रिमशा का हाथ थामती बाहर जाने लगी, जहाँ शायद इसकी नंद वो सब कुछ बता चुकी थी जो वो सुन के आई थी। आज 3 दस आपनों तो नाल लेके चल रही हैं, एनू तो किसी पास हिसाब नु कर ले ये आ गई। पूछे इससे कौन था वो शख्स जिससे ये बातें करती थी। जब वो रिमशा के हमरा बाहर निकली तो इसकी नंद इसकी तौका के मुताबिक आग लगा चुकी थी और न जाने क्या क्या कह चुकी थी। अम्मी मैं वाकई नहीं जानती कौन था वो रॉन्ग नंबर था। फ़ौरन इसे अपनी माँ के करीब जाते इसने सफाई देना चाहिए तो इसकी सास बोल पड़ी। ना बहन, हमसे ना हो पाएगा अब ये रिश्ता। अपनी जगह से उठते इन्होंने दो टोक लहजे में कहा, जबकि इनके उठते ही बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, मेरी बात तो सुने। रिमशा तुम ही बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जानती इसको वो कौन है। इसने बेबसी से कहते रिमशा को पेश करके वो इसकी गवाही दे, मगर आस्तीन दे सापनों तो आप तो पेश किया कि आप बैल मैनू मार। खदीजा अब कोई फ़ायदा नहीं, जब सब सामने आ गए तो मान जाओ कि तुम इसको पहले से जानती हो और शादी के वादे भी किए तुमने। रिमशा ने एक नज़र इसकी माँ को देखते फिर इसकी सास को देखते कहा जो खदीजा को कड़े तेवरों से देख रही थी। ये क्या कह रही है रिमशा? ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं इस शख्स को जानती भी नहीं हूँ। खदीजा के सर पर तो जैसे सातों आसमान टूट कर गिर पड़े। वो तड़प के अपनी माँ की जानिब हुई जो इस बात को समझने की कोशिश में थी कि आखिर ये सब मेहमानों की मौजूदगी में क्या हो रहा है। बस बहन अब और नहीं, हम ये रिश्ता यहीं इसी वक्त ख़त्म करते हैं। अरे मेरे बेटे ने तो इसको कत्ल कर देना अगर इसको इस बात की भनक भी पड़ी कहीं से। हमें माफ़ी समझो इस सब से, अब कोई रस्म नहीं होगी और ना ही हम शादी करेंगे यहाँ। इसकी सास ने एकदम गरज के कहा और बाकी को भी इशारा दिया कि चले यहाँ से अपने यहाँ रुकना। तो तमाशबीन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रवाना होने लगे, जबकि खतीजा की माँ को जैसे सख्ता तारी हो गया तब भरी महफिल में रुसवाई। ये आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुन ले, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा ना करें प्लीज़। खतीजा को समझना है वो क्या करे, तभी वो गिड़गिड़ाती हुई इनके सामने अपने हाथ जोड़ के मिन्नतें करने लगी। अरे हटो यहाँ से, ना खुद से कहती इसको धक्का देती वो अपनी बेटी को साथ लिए वहाँ से निकल पड़ी। अम्मी अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करें मेरा। वो तड़पती अपनी माँ की जारी मतवजा हुई जो अभी तक सख्ते की हालत में कुर्सी पर ढह सी गई थी। रिमशा तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम तो जानती हो ना सब कुछ, फिर क्यों तुमने मेरा तमाशा बनाया? अपनी आंखों से मुसलसल बहते आंसुओं को साफ करते रिमशा से चीख कर बोली, जिस पर इसने नफरत से मुंह फेरा। तुम्हें तब क्यों ख्याल नहीं आया जब ये सब ड्रामा कर रही थी? अब क्यों अपनी इज्जत की फिक्र लगी है तुम्हें? तब क्यों नहीं तुम्हें एहसास हुआ जब इसको अपनी तस्वीरें भेजती थी और जब इसने रिश्ते के लिए कहा तो फ़ौरन इनकार कर दिया? रिमशा ने इसके कंधे पर हाथ रखा, हाथ ज़ोर से छटका और इसकी माँ के सामने आते आवाज़ अपने अल्फाज कहती कि बगैर जाने के इसके अल्फाज इन दोनों नफूस को किस करब से गुजार रहे थे। अम्मी ये झूठ बोल रही है। वो इस गहरे गुलाबी रंग के कामदार जोड़े में दुल्हन बनी अपनी सफाई पेश कर रही थी, जबकि सईदा बेगम की तो जैसे कुव्वत गोई आई ही चली गई हो। अगर मैं झूठ बोली हूँ तो ये सब क्या? रिमशा ने कहते इसका मोबाइल सामने किया और एक चैट खोली जिसमें खतीजा की आज की तस्वीर वाजिद नामी लड़के को भेजी गई थी और साथ में लिखा था कि मेरी आज मंगनी है और अब मैं तुमसे किसी किस्म का रब्ता नहीं रखना चाहती। जो हुआ इसको वक्त गुजारी समझ के भूल जाओ। ये मैंने नहीं। खतीजा ने झपटने के अंदाज में इससे मोबाइल खींचा और अपने अंदर हिम्मत जमा करके सब देखने लगी, जहाँ वाकई इसकी तस्वीर थी और कुछ बातें भी की गई थी जिनमें वो लड़का इसको ये सब करने से मना कर रहा था और बेवफा होने का भी कह रहा था जो इसे इस मोड़ पर लाकर छोड़ गई थी। चटाह ए पई चंड, लेकिन वज्जी किनू। दफ्तन सईदा बेगम का हाथ उठा और खतीजा के रुखसार पर निशान छोड़ गया, जबकि खतीजा अब गमो अफसोस से अपनी माँ को देखने लगी जिन्होंने इसकी बात का यकीन न करते इसको इसी की नज़रों में गिरा के रख दिया था। बाजी उन्हें तो वही यकीन करना ना जो उन्हें नज़र आएगा। आजकल सब अपने देखे का आंखों देखे का यकीन करते हैं, उसके अलावा कोई बातों का नहीं करता। अगर यही कुछ करना था तो मुझे बता देती, मैं ना करती तुम्हारा रिश्ता यहाँ। बता देती मुझको वही आवारा जिसके साथ ये बकवास करती रही थी। इन्होंने इसको कंधों से झंझोड़ के कहा और साथ ही इसको पीटने भी लगी, जबकि रिमशा खामोश तमाशाई बन के खड़ी थी। सारी फिसादी जड़ी है, इन्हू फैर मारो सब तो पहले।
लेकिन खलती खतीजा की भी यार इतना अंदर ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना चाहिए, बेशक जितना मर्जी आपका कोई गहरा दोस्त है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने नहीं ऐसा कुछ भी किया? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे क्यों छुपाती अम्मी? इसने हाथ जोड़ते फिर से कोशिश की, लेकिन सईदा बेगम अपना दिल थाम के वहीं कुर्सी पर ठहर सी गई। इससे अच्छा था कि मैं तुझे खुद अपने हाथों से मार देती, ये कहकर वो फूट फूट के रो दी। देखिए ऐ सारा जिला वो अस्पताल में जिसकी अम्मी मरी है वो यही वाली मरी है, इसी की मरी है, खदीजा की। किस वजह से? सिर्फ ये रिमशा के जवलों की वजह से, बगैरती की वजह से रिमशा की। अम्मी ऐसा ना कहें। खतीजा इनके कदमों में बैठ के हिचकियाँ भरने लगी। अम्मी अम्मी। अचानक इनके बेहिस्सो हरकत जिस्म को देखते खतीजा अपने आंसू साफ करती उठी और सईदा बेगम को बाजू से हिलाने लगी। ये देखकर तो रिमशा भी गड़बड़ा गई कि ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं सोचा था। अम्मी उठे। इनके गाल को थपथपाती वो पागलों की तरह इनको होश में लाने की कोशिश करने लगी। क्या करिए, उन्हें अस्पताल लेके जाओ। रिमशा थोड़ा होश करती करीब आके बोली, खबरदार अगर तुमने हाथ भी लगाया तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम दोस्ती की आड़ में एक सांप हो जो कभी भी डस ले, निकलो यहाँ से। शुक्र है पहली बारी को खतीजा ने अक्ल तो नाखून थे। हज़ियानी अंदाज में चीखती हुई उसको मारने के दर पे थी तो रिमशा खुद ही यहाँ से गायब होने में आफियत जानती नहीं तो क्या रहोगी। कॉल करती हूँ एम्बुलेंस को। ये रिमशा के घर बार वाले कोई नहीं, हर टाइम इतने पई रहती है। होश आने पर जल्दी से इसने अस्पताल कॉल मिलाई तो इन्होंने थोड़ी देर में आने का कहा। तब तक वो खुद ही अपनी माँ को होश दिलाने की कोशिश करती रही। एम्बुलेंस आते ही इसने जल्दी से खुद को चादर से ढांपा और अपनी माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर्स का कहना था कि इनके जिगर को पहले से मसला था और लापरवाही दिखाने की वजह से मसला काफ़ी बदतर हो गया था। कोशिश करने पर इनको होश तो आ गया, लेकिन अभी इनकी हालत नासाज थी। खतीजा को बस 10 मिनट मुलाकात का वक्त मिला। अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर वो अपनी माँ की सेहतियाबी की दुआ करने लगी। अम्मी कैसी हैं आप? इनके पास कुर्सी खींचते हुए बैठी और ड्रिप लगा हाथ अपने हाथ में लेती वो रोते हुए कहने लगी, जबकि दिल ऐसा था कि अब भी बंद हो जाएगा। आखिर इस दुनिया में माँ के अलावा था ही कौन जिसे संभालता? वही तो थी जिन्होंने इसको अकेले इस दुनिया में अपनी मोहब्बत बख्शी थी। तो एक बगैरत दोस्ती वरह तो वो भी ना तन पहुँच गई। अम्मी आप कसम ले लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ भी है। मैं कसम उठाने को भी तैयार हूँ। वो रिमशा झूठ बोल रही है। इसके हाथ पे अपना सर टिकाए वो बेबसी से अपना आप बयान करने लगी, आंसू इसके रुखसारों से होते हुए सईदा बेगम के हाथ में जज़ब हो रहे थे। आपको अपनी तरबियत पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आपकी औलाद ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपका सर कभी भी झुके। अपने आंसू साफ करते उठी और झुक के अपनी माँ की पेशानी पे बूसा दिया। अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई तो खतीजा ने डॉक्टर को आवाज़ें देनी लगाना शुरू कर दी। डॉक्टर्स ने आते खतीजा को बाहर जाने को कहा। वो कब से डॉक्टर से अपनी माँ की हालत का पूछ रही थी, लेकिन कोई इसको बताने को तैयार ना था। जो भी आता यही कहता कि अभी बताते, लेकिन कोई असल बात सामने नहीं ला रहा था। और यही बात खतीजा को सो अंदेशों में धकेल रही थी। मिलाकर डॉक्टर ने इसको बताया कि सईदा का ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए इसको पैसों की ज़रूरत थी। अपनी माँ की हालत सुन के तो वजह से मरने को थी। सबसे पहले इसने अपने चाचा को कॉल की जो आ भी गए थे, लेकिन पैसों का सुनते ही वहाँ से चले गए। बहुत मुश्किल से इसने बैंक से लोन लिया, तब वो घर से कपड़े भी तब्दील कराई थी, लेकिन यहाँ भी इसको कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली। पहले तो इसको मिलने ना दिया, फिर कोई इसकी माँ की हालत बता ही नहीं रहा था। 2 घंटों बाद इसको खबर मिली कि जिस हस्ती के लिए वो दुनिया में जी रही थी वही इसको छोड़ के जा चुकी थी। कितनी देर तो यूं ही अपने हाथों की लकीरों को देखती कि क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा होता है कि जिसको आप अपना सब कुछ मान लो, वो अचानक ऐसा रूठता है कि इसको मनाने पर भी वापस नहीं लौटता? क्या वो हस्ती इतनी जल्दी मीठी नींद सो जाती है जो रात को खुद हमें लोरियाँ सुना कर सुलाती थी? क्या इसकी माँ का साथ बस यहीं तक का लिखा था? लेकिन अब इसका क्या जो इसके नाम पे जीती थी? माँ मेरा क्या, जिसने दुनिया में पहली बार आँख खोली तो तेरा चेहरा पाया। माँ मेरा क्या, जो तुझे देख के हंसना सीखी थी, अब रुलाना भी तू ही सिखा गई। माँ मेरा क्या, जिसको तू अपनी आगोश में छुपाया, अब तो वो आगोश भी ले गई। माँ मेरा क्या, जो तेरी आवाज़ सुन के अपनी सुबह बेदार कर दी थी, अब तो वहाँ रात ही रात रह गई। माँ मेरा क्या, जिसको बोलना तूने सिखाया, अब तो इसकी बातें भी अपने साथ ले गई। माँ मेरा क्या, जो तेरी डांट को सुन के अपना दिन खुशगवार समझती थी, अब वो दिन भी वीरान हो गए। लौट आओ माँ, मेरा दिल फट रहा है। मुझ में हिम्मत नहीं माँ कि मैं आंखें खोलूँ और तुझे ना पाऊँ। मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दे मेरे अल्लाह। हाय हाय, बहुत बुरी हुई है इसके साथ। ये रिमशा के साथ भी होनी तो अच्छी नहीं है, इसके साथ भी इसको भी भुगतना तो इधर दुनिया में ही पड़ेगा। अरे बच्चे क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? मर्दाना आवाज़ को सुनते इसने आहिस्ता से अपना सर उठाया तो एक शफकत भरी मुस्कान किए खड़े 50 के करीब उम्र के आदमी को खड़ा पाया। क्या हुआ मुझे बताओ, इन्होंने मज़ीद कहा और इसके पास फासले पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। मेरी दुनिया चली गई। वो बस इतना ही कह पाई, आगे के अल्फाज जैसे निकलने से इनकारी थे। तभी वो सिसक के रो पड़ी कि इस आदमी को इसकी हालत पर तरस आ गया। जाने वालों को कौन रोक सकता है? अल्लाह ने तो अपना वादा मुकम्मल किया कि अपने बंदे को अपने पास बुलाया, और वो वादा ऐसे ही पूरा होता रहेगा। क़यामत आने तक रोने की बजाय खुद को मजबूत ज़ाहिर करो और अपनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। इन्होंने रसान से कहते इसके सर पर दोबारा शफ़क़त से हाथ रखा। आपके भाई किधर है? इसके आसपास किसी को न पाकर इन्होंने जानना चाहा। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसने भीगे लहजे में कहा और दोबारा से सर झुका लिया। तो कोई रिश्तेदार वगैरह?
नहीं कोई नहीं, इतना कहकर वो मज़ीद फूट फूट के रो दी। आप ये मेरा कार्ड रख लें, जब भी ज़रूरत तो आप मुझे बिला झिझक याद कर सकती हैं बेटे, मुझे अपने वालिद की जगह ही समझे। इसकी गोद में अपना कार्ड रखते वो जल्दी से चले गए, क्योंकि इनका बेटा आने वाला था अंदर, तो वो चाहते थे कि अपना चेकअप जल्दी से करवा के इस बच्ची की मदद कर सके। लेकिन जाते जाते इन्होंने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया कि एक मुलाजमा को साथ लाए और इसके घर तक इसकी माँ की मैयत और इस सलामती तक पहुँचा दे, और मुलाजमा को भी इधर ही रुकने का कह दिया। वाह, ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। ज़ाहिर बात है, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी होते हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया अभी तक कायम है, नहीं तो कब की क़यामत आ चुकी होती। खतीजा की हालत ऐसी थी कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन आया और किसने इसकी मदद की घर जाने में। सब इसने गायब दिमाग में किया। लोग आए जा रहे थे, इसकी माँ का अफसोस करें, लेकिन वो जैसे अपने हवास खो बैठी थी। तभी एक जगह खामोशी का पैकर बन के बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को देखी जा रही थी। बीबी जी कुछ खा लें। जब लोग अफसोस करके चले गए तो रात के वक्त मुलाजमा इसके सामने खाना रखती हुई कहने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। बीबी जी खा लें वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसने एक नवाला बना के इसके मुंह में डालना चाहा, जिसको बगैर किसी बहस के खा गई। आइए अब सोचें थोड़ी देर। इसको सहारा देकर खड़ा किया तो बेहिस पनी चलती कि मुलाजमा ने इसको बेड पर लटाया और उस पर कंबल दे दिया। बहुत बुरी हुई बेचारी खतीजा के साथ। नहीं साहब जी, अभी तो खाना खिला के सुला दिया, कोई बात ही नहीं करी। मुलाजमा जैसे ही खतीजा को सुला के बाहर आई तो इन्हें आदमी का फ़ोन सुनते इसको बताने लगी। नहीं, मुझसे भी कुछ नहीं पूछा कि कौन हो, कहाँ से आई हो, बस तब की खामोश बैठी हैं। किचन में खड़ी होते इसने झांक कर बाहर देखा कहीं खतीजा ना आ जाए। जी साहब जी ठीक। इतना कह के इसने मोबाइल बंद किया और चलती हुई खतीजा के कमरे में आई और नीचे मैट बिछा के वहीं पर अपना बिस्तर करके सो लेट गई। तुमने ऐसा क्यों किया? जब जानती थी कि मैं रिश्ता भेजने वाला, तो क्यों तुमने मुझे झूठा दिलासा दिया? कॉल कर करके जब वो थक गया, इसने मैसेज भेजा जो फ़ौरन ही सीन हो गया, मतलब कि वो जाग रही थी। मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। जवाब भी तपा हुआ मसूल हुआ, जिससे वो गुस्से से भड़क उठा। जब मैं तुमसे शादी की बात करता था तो आगे से साफ साफ इनकार करती थी ना, फिर ये क्यों कहती थी कि अभी नहीं बाद में? इसका मतलब तो मैंने यही लिया ना था ना कि तुम शादी को तैयार हो, मगर अभी शादी करनी नहीं है। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं रिश्ता भेजूँ तुम्हारे घर। इसने तहम्मुल से मैसेज किया और चाहा कि वो इसकी बात को समझे। मुझे तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना, आइंदा यहाँ पे मैसेज या कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरे भाई तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने गुस्से से हर जगह से इसका नंबर ब्लॉक कर दिया और अपना सर हाथों में थाम के बैठ गई। इतना मसला हो जाना था मुझे तो अंदाज़ा होता तो पहले अपने नाम से करती, सब इस कमीनी का नाम ही ना लेती, तो अभी अमीर बाप का बिगड़ा मेरा होता। सारा खेल ही उलट पड़ गया साला। इसने गुस्से से तकिए बेड से दूर उछाले। देखा, ये सारा उसी नैश का किया धर है, उसी मनहूस की वजह से ये रिमशा ने सारा फसाद डाला, जो खतीजा का नाम लेके लेके करती रही है बातें। आज खतीजा की माँ को गुजरे 1 हफ्ता होने को आया था, लेकिन इसके ददियाल में से कोई भी इसकी खबर लेने नहीं आया कि आया जिंदा भी है या अब मर गई। मुलाजमा मुसलसल इसके साथ रहती, इसका ध्यान रखती, भी आखिर आज खतीजा को ख्याल आ ही गया कि ये कहाँ से आई। ये तो जानती भी नहीं थी इसको। आप कौन है? आप यहाँ कैसे आई हैं? जब मुलाजमा नाश्ता लगा रही तो खतीजा ने बगौर इसके चेहरे को देखते पूछा। जी मुझे मेरे साहब ने भेजा था आपके पास। इसने सच्चाई का मुजाहिरा किया, जबकि खतीजा सोचने लगी कि कौन साहब है इसके। कौन है आपके साहब? क्या मैं इनको जानती हूँ? इसने मज़ीद हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि जहाँ तक इसको याद था इनका ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जो अमीर हो या इसके कोई फैमिली फ्रेंड। ये तो खुद निचले तबके के लोग थे। जब से होश संभाला था तब से अपनी माँ के साथ वो इसी मोहल्ले में रह रही थी, और मोहल्ले वाले भी इनको काफ़ी अरसे से जानते थे, लेकिन इसने कभी सलाम दुआ से ज़्यादा बात नहीं की थी। जी वो कह रहे थे कि आपको जानते हैं वो, और आपसे मिलने भी आएंगे यहाँ आज। इसने पास ही कुर्सी पर बैठते कहा, कप में चाय डाल के देने लगी, जिस पर महज सर हिला गई। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर कौन है जिसकी इतनी मदद कर रहे थे, वो भी बगैर इसको जाने। या क्या पता वो जानते हैं इसको अच्छे से। सुबह से दोपहर हो गई और खतीजा को बेसब्री से इंतजार था कब वो शख्स आएगा जिसका मसीहा बना था। वो इंतज़ार भी ख़त्म हुआ जब दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। खतीजा जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ने लगी, लेकिन मुलाजमा इससे पहले दरवाज़ा खोल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। इसने मुअद्दब होकर सलाम किया, तो सर हिला के जवाब देते अंदर दाखिल हुए। लेकिन खतीजा ने इनको पहचान लिया था कि ये वही थे जिन्होंने इस दिन अस्पताल में इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और इनसे प्यार लेने लगी। कैसा है मेरा बच्चा? इन्होंने इसके सर पर हाथ रखते प्यार से पूछा। इतने दिनों बाद किसी के लहजे में अपने लिए प्यार देखकर इसकी आंखें आपदीदा हो गई। अरे क्या हुआ? इसकी आंखों से आंसुओं को निकलने की तैयारी करते ही इन्होंने पूछा तो वो रो दी। मुलाजमा ने इसको पानी ला के पिलाया तो वह ज़रा संभली। कैसी तबीयत है अब आपकी? इन्होंने इसके संभलते ही पूछा। जी बेहतर है, शुक्रिया। इसने मुस्कुराने की सही की। आपने मेरी मदद क्यों की और अपने घर की मुलाजमा को भी मेरे घर भेजा, ऐसा क्यों? इसने हिम्मत बांधते झिझकते हुए पूछा। क्योंकि आप मेरी बेटी भी हैं और आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी भी है। इन्होंने अपने ठहरे हुए लहजे में मुस्कुरा के कहा तो वो बस नजरें झुका गई। थोड़ी देर ऐसे बात करते वो इधर उसके पास ठहरे, फिर इजाज़त लेते आइंदा भी आने का कहते रवाना हो गए, और अपनी सेहत का ख्याल रखने की तलकीन करना ना भूले। खतीजा को इनका यहाँ आना और अपना ये दिखाना बहुत अच्छा लगा था, और थोड़ी देर में ही वो इनसे घुल मिल गई। फिर बातें करते करते वो अपनी माँ की यादों को भी ले आई और फिर आपदीदा हो गई। अब वो अपने आप को ज़रा बेहतर और फ्रेश महसूस कर रही थी, इसीलिए वो रशीदा के साथ मिलकर बातें भी करने लगी और घर के काम भी देखने लगी।
तकरीबन हमीद साहब रोज़ ही इसके पास आते दोपहर में, और दोपहर का खाना भी इसके साथ ही खाते। इनकी मौजूदगी में वो अच्छा महसूस करती थी, जैसे कोई करीबी मिल गया हो। चूँकि रशीदा साथ ही होती थी तो वो इनकी मौजूदगी से झिझकती भी नहीं थी। आज भी वो दोपहर को खाना खाने की एवज़ बेड के गिर्द मौजूद थे जब इन्होंने बात का आगाज़ किया। बेटा, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इन्होंने पहले तमहीद बांधी क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जो बात वो करने वाले हैं इस पर खदीजा का क्या रिएक्शन होगा। जी अंकल, कहिए, पूछने की क्या बात है? इसने मुस्कुरा के इजाज़त दी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब आपको नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए। इस तरह आप अकेले घर में कब तक रहेंगी? और माशाल्लाह से आपकी उम्र भी है शादी की, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई एतराज़ होगा। इन्होंने संजीदगी से बात कही तो वो खाने से पहले अपना हाथ रोके इनको हैरत से देखने लगी। ये आप क्या बात कर रहे हैं? इसको वाकई इस बात की तवक्को नहीं थी वो ऐसा कहेंगे। इसमें गलत बात क्या है? सब लोग बातें भी बना रहे हैं कि मैं आपका पता नहीं क्या लगता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि लोगों की बातें ख़त्म हो। इन्होंने एक और पहलू दिखाना चाहा जिस पर वो चुप हो गई, क्योंकि वो खुद इस बात को नोट कर चुकी थी कि लोग हमीद अंकल के घर आने से बातें बना रहे थे और इसके किरदार को भी गलत कह रहे थे। लेकिन इसने कुछ कहना चाहा, भला इससे कौन अब शादी करेगा, जबकि इसकी मंगनी वाले दिन ही इसको बदकिरदार कहकर धुतकारा गया था। लेकिन वाली बात अब नहीं, मुझे आप सोच के बता दें रात तक, ताकि मैं निकाह की तैयारी करूँ जल्द से जल्द। इन्होंने मज़ीद कहा और खाने खा के उठ खड़े हुए। तो खतीजा ने सर उठा के इनको देखा तो क्या वो सोच कर आए थे, और क्या इन्होंने लड़का भी देख लिया था? खैर, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, इससे कौन होगा। इसको हमीद अंकल पर भरोसा था कि वो ज़रूर इसके लिए कोई बेहतरीन हमसफ़र ही चुनेंगे। इनके जाने के बाद कितनी देरी हमीद अंकल के बारे में सोचती रही कि जाने दुनिया में ऐसे लोग अब भी हैं, या फिर अपने अपने मफाद के लिए वो लोगों का होते हैं। रात का खाना भी इसे ठीक से ना खाया कि बस वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि आगे ज़िंदगी का जाने कौन सा मोड़ आने वाला था। रिमशा जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और भयानक सबक था, जिसकी वजह से इसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी बगैर अपनी बेटी की सफाई सुने। इससे ज़्यादा और इसकी किस्मत में कितना बुरा लिखा होगा कि इसकी माँ इसकी बदगुमानी की नज़र हो गई। शुक्र है अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुमने वाकई गलती की है रिमशा जैसी बंदी से दोस्ती करके। जी कैसे हैं आप बेटे? कॉल के साथ ही दूसरी बेल पर फ़ौरन से रिसीव कर ली गई तो हमीद अंकल की पुरसुकून सी मुस्कुराती हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बेड के किनारे पर बैठते इसने बेडशीट को उंगली से खुरचते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र, और अपनी बेटी की आवाज़ सुन ली तो इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा। इन्होंने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो बेसाख्ता इसके लबों पर मुस्कुराहट खिलाई। इतनी रात को मेरे बेटे ने कॉल क्यों की? कोई परेशानी है क्या? इन्होंने फिक्रमंद लहजे में पूछा। नहीं, परेशानी कोई नहीं, वो असल में मैंने फ़ैसला कर लिया। मैं तैयार हूँ शादी के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। इसने हिम्मत बांधते कहा और एक ही सांस में अपनी बात कह दी, जबकि दिल घबराहट का शिकार हो रहा था। आपकी हर शर्त मंजूर है, आप दिल खोल के बात करें। इन्होंने नरम लहजे में कहते इसकी हिम्मत बंधाई। मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहूँगी, आप इनसे कह दीजिएगा। इसने झिझकते बात मुकम्मल की और बेड से उठ खड़ी हुई और आहिस्ता से कदम कदम चलने लगी। हा, अरे कोई एतराज़ नहीं बेटा, बल्कि ये तो मैं भी आपको कहने वाला था कि आपको अब पढ़ाई भी शुरू कर देनी चाहिए। इसकी मुश्किल आसान करते कहा तो इसने सुकून का सांस लिया और मुस्कुरा दी। जी मुझे कोई मसला नहीं, इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। ठीक है, फिर हम कल शाम में आ रहे हैं निकाह के लिए, और रुखसती भी साथ ही होगी। इन्होंने मज़ीद कहते खतीजा को हैरत में छोड़ दिया। कल शाम और रुखसती भी? लेकिन इतनी जल्दी? इसने एहतजाज करना चाहा। कोई जल्दी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आप महफूज रहो, वरना लोग बातें बना बना के आपको ऐसे तंग करते रहेंगे। आपके किरदार को गलत कहेंगे जो मुझे गवारा नहीं, और अगर कोई आपसे पूछे कि मैं कौन लगता हूँ तो आप बिला झिझक कह सकते हैं कि मैं आपके वालिद की जगह हूँ। इन्होंने मान से कहा तो एक पल को इसकी आंखें नम हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज के माशरे में, आज के ज़माने में, आज आप मेरे लिए एक फ़रिश्ता बन के आई हैं। मैं आपके एहसानों तले दब चुकी हूँ। मुझे समझ आए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके एहसान कैसे चुकाऊंगी। बात करते करते इसका लहजा रंद किया तो सांस लेती हुए दोबारा से बेड पर बैठ गई। कोई एहसान वाली बात नहीं है, कल मैं आपकी आंटी के साथ आऊँगा और शाम में आपका निकाह भी हो जाएगा। रशीदा से कह दो कि सुबह होते आपके हमसाये को बता दे आपके निकाह के बारे में। इतना कहकर इन्होंने कॉल काट दी तो कब से रुके हुए आंसुओं को इसने बहने की इजाज़त दे दी और फूट फूट के रो दी। मेरे अल्लाह, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने हमीद अंकल की सूरत में मुझे मुहाफ़िज़ दिया। मेरी वो दोस्त जिसको अपनी जान मानती थी, जिस पर मैं अपनी जान कुर्बान कर देती, इसको अपना हमराज बनाया था, अपने सारे दुखों खुशियों में शरीक कर लिया था, और वो मुझे ऐसे कमज़ोर लम्हे में अपना आप दिखा के चली गई कि मैं दुनिया वालों के सामने रुस्वा होकर रह गई। मेरी माँ दुनिया से चली गई अपनी बेटी का गम बर्दाश्त करते। मेरे किरदार को मशकूक करार दिया। ऐसे में अंकल हमीद मेरे लिए फ़रिश्ता साबित हुए, जिन्होंने मुझे संभाला। मेरे लिए वो बारिश का कतरा साबित हुए जो बरसने से पहल कर गया, वरना मैं इस रहमत के बरसने के इंतज़ार में ही रहती। बेड से वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती गई और टेक लगा के अपना चेहरा हाथों में छुपा के अपना गम गलत करती रही। जब काफ़ी देर तक वो ऐसे बैठी रही तो बाहर खड़ी रशीदा को इसकी फ़िक्र होने लगी। हल्के से दरवाज़ा खोलते वो अंदर आई और इसकी बेहिस्सो हरकत वजूद के करीब आई और इस आहिस्ता से इसके कंधे को हिलाया। खतीजा बीबी। इसके एक बार कंधा हिलाने पर वो जब ना हिली तो इसके हाथ पाँव फूल गए। इसकी पेशानी हाथ वगैरह को टटोलते पता चला कि वो बुखार में तप रही थी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया?
अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? परेशानी से वो हड़बड़ा के किचन में गई और बाउल में पानी भर के लाई। हिम्मत करते इसको बेड पे डाला और कंबल उड़ा दिया। फिर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। कुछ देर पर इसका बुखार हल्का हुआ तो इसने हमीद साहब को कॉल करके सूरत हाल से आगाह कर दी, जिस पर इन्होंने उसका ख्याल रखने को कहा। लेकिन पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको पता भी है कि मैं किसी और को चाहता हूँ? वो अपने बाप के सामने खड़ा बेबसी से एहतजाज करने लगा। मैं जानता हूँ सब, लेकिन ये मेरा फ़ैसला है जो आपको हर हाल में मानना होगा। और यकीन करें, मैंने कोई गलत फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं किया आपकी ज़िंदगी को लेके। वो सोफ़े पर बैठे बेटे को देखकर इन्होंने नर्म अंदाज में तहम्मुल से समझाना चाहा, जिस पर अपनी माँ को देखने लगा कि आप ही कुछ समझाएं। मामा, इसने बेबसी से माँ को बात का हिस्सा बनाया। बेटा, आपके बाबा ठीक कह रहे हैं, हमने कुछ सोच समझ के आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया। इन्होंने भी अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मतलब कि आपको भी पहले से ही सब पता था, हद करते हैं आप। इसने अपनी माँ को भी अफसोस से देखा, जो पहले ही सब चीज़ों से वाकिफ़ थी। मतलब इसे ही ऐन मौके पर बताया जा रहा था कि इसके पास इनकार की सहूलत मौजूद ना रहे। तुम देखना, इस फैसले पर तुम भी बहुत खुश हो गए। इन्होंने राज़ी करना चाहा, जिस पर वो लब भेज के रह गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, अब और कोई आपने रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसने लाचारी से कहा और शब बखैर बोलता उठ के। अक्कड़ देख रही थी आप इसकी? इसके जाते हमीद साहब ने अपनी बेगम को कहा तो वो हंस दी। जब पता चलेगा तो खुश होगा, मैं जानती हूँ, इन्होंने यकीन से कहा तो भी आसूदगी से मुस्कुरा दिया। कहीं ये वो फ़ोन वाला बंदा तो नहीं? अगली सुबह जब रशीदा ने मोहल्ले वाले एक दो घरों में जाकर बताया कि आज खतीजा का निकाह है, तो इन्होंने दुआ देने की बजाय इसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अरे, पहले चक्कर चला के इसने अपनी मंगली तोड़वाई और अब अचानक शादी ब्याह। मुझे तो ऐसी लड़कियाँ नहीं भाती जो पढ़ाई करने अकेले घर से निकले। एक मोहल्लेदारनी ने घर के बाहर खड़े होते दूसरी से अपना जहर उगल रही थी, जबकि रशीदा ने खतीजा को इन सब बातों से अनजान रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अपनी तबीयत फिर से ख़राब कर ले। खतीजा की कोई इतनी अच्छी दोस्तें नहीं थी, कोई बस कॉलेज की फ़ेलोज़ थी जिनसे इसकी अच्छी बातचीत थी, और इनमें से कुछ इसके घर के पास भी रहती थी, जिनको इसने इतला दे दी थी। वो अपनी माँ के साथ आई थी, खुशी खुशी इसके दिन में शामिल थी। खतीजा बीबी साहब आने वाले, इन्होंने जो कपड़े आपके लिए भेजे थे वो पहन ले, आपको आपकी सहेलियाँ तैयार कर देंगी, रशीदा ने अंदर आते कहा और मुस्कुरा कर इसकी दोस्तों को कहा तो वो खिलखिला गया, इस बात में सर हिला गई। 10 मिनट बाद खतीजा तब कपड़े तब्दील करके आई, जो स्किन और सुर्ख इम्तजाज के रंग के इम्तजाज का था और हल्का सा नफीस मोतियों का काम था। घंटा लगा के इसकी दोस्तों ने इसको तैयार किया, ज़्यादा नहीं, लेकिन मौके की मुनासबत के हिसाब से वो आज की दुल्हन लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, एक ने दिल खोल के तारीफ़ की तो बस मुस्कुरा दी। ज़रा देखो कि मेहमान आ गए, एक की माँ ने कहा तो मुस्कुराती सर हिलाती बाहर की और 2 मिनट बाद अंदर आई। बारात आ गई और दूल्हे को भी ड्राइंग रूम में बिठा दिया। माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं भाई, लड़की ने मुस्कुराते हुए अंदर आके कहा, जबकि दूल्हे का सुनकर इसके एक पल को इसका दिल जोर से धड़का। अंकल ने कहा कि खतीजा को बाहर ले आए, निकाह शुरू करना। इसने मज़ीद कहा तो एक आंटी ने आगे होकर इसको खड़ा किया, सहारा देकर फिर कमरे से बाहर ले गए। बाहर सेन में सोफ़े सेट कर दिए गए थे, जहाँ पर खतीजा को लाके बिठाया गया। हमीद साहब की बेगम ने इसके करीब आते इसकी बलाई ली और मोहब्बत से मुंह माथा चूमा। निकाह के पेपर्स पर साइन करवाते इसने खूब अपना गम गलत किया और मिसेस हमीद के सीने से लगती अपना गुबार निकालने लगी। इस खास मौके पर इसको अपनी माँ की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। दूल्हे से भी रजा जान के इससे निकाह के पेपर साइन करवाए गए। नाम सुन के एक बार वो ठिठका ज़रूर, लेकिन अपनी जहन से इस ख्याल को छटकते सबकी जाने मतवजा हुआ। खाना खाने के बाद हमीद साहब ने रुखसती का कहा। घर में मेहमान बहुत कम थे, गिन चुन के 10-15 लोग, क्योंकि खदीजा के रिश्तेदार भी नहीं थे, बस दोस्तें आई थी और हमीद साहब भी 5-6 अफराद के साथ आए थे। खतीजा इस बात से बेखबर थी कि इसकी शादी हमीद साहब अपने बेटे से करवा रहे थे। इसको ये भी नहीं बताया गया कि इसकी सास कौन है। खतीजा को भी जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस चाहती थी कि इसकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, जिसमें इसका हमसफ़र इसका हर तरह से साथ दे, और हर लड़की यही चाहे कि इसको अपने शरीक हयात से वो सब मिले जिससे वो एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी गुजार सके। इस दिन के बाद इमशा ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा और ना खतीजा की खबर ली थी। वो तो बस अपनी दोस्ती दिखा के जा चुकी थी। इसको खतीजा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अब वो क्या कर रही है या इसके साथ क्या हो रहा होगा। खतीजा को इस बात का दुख भी बहुत था, कितने साल वो इसके साथ रही, क्या इसका एक बार भी दिल नहीं किया कि वो मुड़ के इसे देख ही लेती, चाहे झूठी ही सही, लेकिन दोस्त तो बनाया ही था ना। और खतीजा को इसको दिलो जान से अपनी दोस्त मान दी थी। दोनों फिट्टे मुँह फिर खतीजा थे, जो इधर दोस्त दी हाल भी इंतजार जो बैठी है। लेकिन इस दिन के बाद तो बस सिरे से गायब हो गई थी। रुखसती के वक्त भी मोहल्ले की एक दो ख़वातीन तन से बाज ना आई, इसके किरदार को फिर निशाना बनाया कि क्या जल्दी थी कि माँ को कभी 2 माह हुए और अपनी खुशियाँ मनाने चली गई। आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि इसका क्या कोई हक नहीं खुशियों पर? क्या वो अब हक नहीं रखती कि वो आगे की ज़िंदगी जिए, या बस वो भी मरने वालों के साथ ही मर जाए? कितने बेहिस लोग हो आप सब। अगर वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रही है तो ज़रूर इसमें अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी है, वरना वो कब तक यहाँ पर रह के आप जैसे लोगों के ताने बर्दाश्त करे। इससे अच्छा यही है कि वो यहाँ से रुखसत हो जाए। और आप लोगों को जब बात मुकम्मल तौर पर पता ना हो तो इसका बतंगड़ ना बनाया करो। इसका कोई चक्कर नहीं चल रहा था, इज्जत से अपने बेटे के साथ रुखसत करके ले जा रहा हूँ। अब तो लग गया पता आप सबको, तो मेहरबानी होगी कि आइंदा किसी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाते ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आपकी भी बेटी है।
हमीद साहब जब किसी ज़रूरी कॉल सुनने की घर से बाहर निकले तो वहाँ पे खवातीन को बातें बनाते देखा तो सर्द लहजे में गोया भाई हमें क्या, तुम लोग जो मर्जी करते फिरो। इनमें से एक औरत ना खुद से कहती मुंह बनाते वहाँ से चली गई। आप सब भी सुन ले, अगर आइंदा आप कोई ऐसी बात हुई तो मैं पुलिस में रब्ता करने से गुरेज नहीं करूँगा कि यहाँ के लोग एक अकेली बच्ची को हरासा कर रहे हैं। इन्होंने बाकी के तमाशबीन को खड़े देखते गुस्से से कहा तो बाकियों मैंने भी जाने में आफियत जानी। रशीदा को इन्होंने इशारा किया कि अंदर जाकर इनकी मिसेस को कहें कि खदीजा को ले, वक्त काफ़ी हो गया। खदीजा को जब गाड़ी में बैठाने लगे तो दूल्हे साहब खुद फ्रंट सीट पर बैठ के जाके, जिस पर वो दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को देखने लगे। आप हमारे साथ नहीं आ रहे? मिसेस हमीद अपने बेटे से पूछा जो इस वक्त नफीसी सफ़ेद शेरवानी में मौजूद था। नहीं, मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा, इसने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते कहा तो महज सर हिला के। तो बेटे आप भी इनके साथ ही बैठ जाओ, हम बस आपके पीछे ही आ रहे हैं। मिसेस हमीद ने खतीजा को अपने साथ बैठाने की बजाय अपने बेटे की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया, जबकि खतीजा अब ये सोच में गुम थी कि क्या इसकी शादी हमीद साहब के बेटे से हुई, क्योंकि वो तब के दुल्हा को बेटा बेटा कहकर पुकार रहे थे। इन दोनों के अलावा इसने कोई ऐसा नहीं देखा था जो इसको अपना ससुराली नजर आता। इसकी गाड़ी में बैठते ही दुल्हन ने शिकवा के ना नज़रों से अपने माँ बाप को देखा और जो लापरवाही से कंधे उचकाते अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, जबकि बाकी मेहमान जो थोड़े बहुत आए थे वो आहिस्ता आहिस्ता चले गए। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ना खदीजा ने कोई बात की और ना ही दूल्हे ने बात की। दूल्हे ने बात करने की जहमत की। खदीजा ने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी और चेहरे को आगे घूंघट था, जिसकी वजह से वो अपना दूल्हा नहीं देख पा रही थी, जबकि पलकों की ओर से बस इसके स्टीयरिंग व्हील पर हाथ देख पा रही थी, जिसकी पकड़ से अंदाज़ा लगा सकती थी शायद वो अच्छे मूड में नहीं है, इसको इसके साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। जबकि दूल्हे साहब को रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था, कैसे वो अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ के किसी दूसरी के बारे में सोच भी सकते और अपने माँ बाप के इमोशनल हथियार के सामने झुकना पड़ा। खैर ये इसके फ्यूचर के लिए बेहतर था या नहीं, ये तो वक्त ही आने बताने वाला था। घर पहुंचे तो दूल्हे मियाँ खुद तो गाड़ी से बाहर निकल पड़े, लेकिन अब समझ ना आए कि आगे क्या करना है, इसलिए दोबारा गाड़ी में बैठ के अपनी माँ का इंतज़ार करने लगे। जबकि खतीजा हैरत से अपने दूल्हे को देखने लगी कि क्या वो ये वापस क्यों बैठ गया। अपनी खतीजा के रुख को महसूस करते इसने एक नज़र इसके घूंघट में छुपे चेहरे को देखकर आहिस्ता से कहने लगा, वो मामा आ जाए तो अंदर चलते हैं। इसने नरम लहजे में कहा तो खतीजा समझ के सर हिला की। 5 मिनट के इंतजार के बाद पोर्च में दूसरी गाड़ी भी दाखिल हुई तो इसने सुकून का सांस लिया और शुक्र क्या आ गए। शुक्र का कलमा पढ़ते वो गाड़ी से बाहर निकला, अपनी माँ की जानिब किया जो गाड़ी से निकल रही थी। तुम लोग अंदर नहीं गए अभी तक? हमीद साहब ने बाहर निकलते हैरत से इफ्तार करने लगे। मैं किस इसको अंदर लेके जाता, आप लोगों का इंतजार कर रहा था, इसने थक्के से लहजे में कहा और अपनी माँ को इशारा दिया तो वो आगे पड़ी कि खदीजा को बाहर निकाल सके। आज ध्यान से। इसका हाथ थामती इन्होंने इसको निकाला और अपने संग अंदर ले के बढ़ी। हाल में दाखिल होते इसके सोफे पर बिठाया, तब तक दूल्हे साहब एक नज़र हाल को देखते अपने रूम में चले गए। थका हुआ इसलिए चला गया। आप बताओ कुछ खाने को लाऊं मैं अपनी बेटी के लिए? इन्होंने इसका घूंघट उतारते प्यार से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं जूस लाती हूँ फिर आपको रूम में छोड़ाऊंगी। इसका रुखसार प्यार से छू के वो किचन में गई तो हमीद साहब की तरफ मतवज्जा हुई जो अब आराम से सोफे पर बैठे मोबाइल पे कुछ देख रहे थे। आपने क्यों नहीं बताया था कि मुझे अपने घर लाने लगे हैं और यही कि आपके बेटे अपने बेटे से शादी करवाई मेरी? इसने संजीदगी से पूछना चाहा, लेकिन अपनी शादी के जिक्र पर ज़ुबान लड़खड़ा के जिस पर मुस्कुरा दिए। आप मेरी बेटी हो तो अपने घर ही आना था ना, और रही बात शादी की तो वो आपसे पूछ के की है। खड़े होते इन्होंने अपनी कमीज़ ठीक करते और अपनी बेगम मिसेस को आवाज़ दी, ले जी जूस पिए फिर मैं आपको रूम में छोड़ आती हूँ। जूस का गिलास थमाते हुए इसके बराबर में बैठ की और जो ऊपर चादर ओढ़ रखी थी इसको उतार के साइड पर रखा। आंटी बस 2 घूंट भर के इसने जूस छोड़ दिया तो ज़्यादा इसरार न करते मिसेस हमीद ने भी ग्लास साइड पर रख दिया और इसको खड़ा किया कि कमरे में छोड़ा है। आपका कमरा ऊपर है, दिक्कत तो नहीं होगी ना जाने में? सीढ़ियों के पास पहुंचते मिसेस हमीद ने पूछा। अड्डी चंगी सॉस? नहीं कोई मसला नहीं, मुस्कुरा के कहती वो आहिस्ता से कदम लेती अपनी सास माँ के हमरा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ये आपका और वाजिद का कमरा। अल्लाह वाजिद, मैं तनु किया सी ना, ये वही बंदा है। कमरे में दाखिल होते इन्होंने इसके जोड़े को ठीक करते कहा और बेड पर बिठाया। कमरा रहने वाले के ज़ौक़ का बता रहा था कि वो ज़्यादा फैलावा पसंद नहीं करता, क्योंकि कमरा खुला होने के साथ साथ कुशादा भी था। दाखिली दरवाजे के सामने बिल्कुल सामने सोफ़ा सेट मौजूद था, दाएं तरफ बेड और इसके बराबर में खिड़कियाँ जिन पर पर्दे मौजूद थे। इसने एक नज़र घुमा के पूरे कमरे का जायज़ा लिया। वक्त की किल्लत को देखते शायद जल्दी जल्दी में कमरा सजाया गया था ताकि वह नया शादीशुदा जोड़े का कमरा लगे। कुछ फूलों के गुलदस्ते बेड की साइड टेबल पर और सोफ़े के करीब रखे मेज़ों पर मौजूद थे। गहरा सांस खींचती बेड पर ठीक से बैठ की, कोई चीज़ चाहिए तो ये इंटरकॉम है, रशीदा को बुला लेना या मुझे बुला लेना, ठीक है? इसने माथे पर लगे टीके को सेट करती 2-3 और बातें करके वहाँ से चली गई। अब खतीजा खामोशी से बैठी कमरे को इधर उधर देख रही थी, अपने दूल्हे के बाहर आने का इंतजार करने लगी जो शायद सावर ले रहा था। हर लड़की की तरह फितरी शर्मा हया के घेरे में वो अपनी धड़कनों का शुमार कर रही थी कि आने वाला वक्त जाने कैसा हो। इंतज़ार ज़्यादा तवील ना हुआ क्योंकि वो अगले 2 मिनट में ही फ्रेश टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस अपने बाल तौलिए से रगड़ता हुआ बाहर निकला और बाजू पीछे ले जाते बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। इसकी आहट पर खतीजा फ़ौरन से खुद में सिमटी और नज़रें झुका गई। अपने कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस करते तो इसने बेड की जानिब देखा जहाँ वो नज़रें झुकाए सुरक्षी बैठी थी। एक पल को तो वाजिद अपनी जगह पर साख्त हुआ, फिर नज़रों का धोखा समझते सर झटक दिया।
तौलिए को बाथरूम के बाहर लगे स्टैंड पर हैंग किया और वार्डरोब में सर घुसा दिया। इसे खुद भी नहीं पता था कि क्या कर रहा है, शायद वक्त गुजारी। मज़ीद 5 मिनट ऐसे ही गुजरा खड़ा रहा तो खतीजा खुद झिझकते बेड से उठ खड़ी हुई। इसके उठते ही वाजिद ने मुड़कर इसकी हट पर इसे देखा तो उलझ गया। अपनी आंखें झपकते एक बार गौर से देखा तो अब की बार नज़रों का धोखा बिल्कुल भी ना लगा। तुम खतीजा? एक कदम चलता हुआ इससे ज़रा फासले पर खड़े होकर हैरत से पूछने लगा। जी मैं। इसे समझना ही क्या कहे, भला इसकी जगह के किसी और ने होना था। तुम यहाँ कैसे? इसके चेहरे को नज़रों की कैद में रखते हुए जैसे अपना वहम कम करना चाह रहा था। आंटी छोड़ के गई हैं। इसकी बात सुनते हुए शिशोपन में पड़ गई कि कैसे सवाल कर रहा था। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? वो अभी भी हैरत तो उलझन का शिकार अपनी आंखें सुकेट के से पूछ रहा था, लेकिन जबकि दिलो दिमाग ने जैसे साथ देना छोड़ दिया। सीढ़ियों से उंगलियां मरोड़ते इसने घबरा के कहा। अब वो क्या पूछना चाह रहे थे, इससे खुल के बात करें। सीढ़ियों से? लेकिन तुम्हारी तो शादी हो रही थी। इसकी बात पर सख्त छिंचलाहट में बोला। एक पल को तो खतीजा ने अपनी नज़र उठाकर इसके बेखबर शौहर को देखा, जो जाने इससे कैसे सवाल कर रहा था। शायद इसका दिमाग हिल गया था अपनी जगह से। मैं चेंज करके आती हूँ। इसके सवाल को ना समझते वो खुद ही अपनी मुश्किल आसान करती बाथरूम का रुख करने लगी, लेकिन अगले ही पल इसकी नाजुक चूड़ियों से भरी कलाई इसके हाथ की गिरफ्त में आई कि इसका दिल पल भर कर रुक सा गया। जबकि हाथ कलाई पकड़ने से खामोश फिजा में चूड़ियों की छनक गूंज उठी तो वो दिल में खुद को रिलैक्स रहने का इशारा देने लगी। इसके लम्स को महसूस करते वाजिद जैसे मुकम्मल होश में आया कि वो वाकई इसके सामने दुल्हन बन के खड़ी इसको हैरान और परेशान कर रही थी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, यहाँ कैसे आई हो तुम? अपने तासुरात पर काबू पाते इसने संभल के पूछा कि इसके एक ही सवाल पर वो असल में झला उठी। कैसे आऊँगी मैं? आपके साथ आई हूँ, शादी हुई है हमारी। आप कैसे अजीब अजीब से सवाल कर रहे हैं? कलाई छुड़ाने की जहमत तर्क करते इसने बेबस होकर कहा तो वो जो एक कदम का फासला दोनों के दरमियान था, वाजिद वो भी तय करते इसके करीब तर हो गया कि खतीजा की सांस जैसे सीने में अटक गई। तुम्हारी शादी हुई है मुझसे? इसके हाथ को छोड़े बगैर वो दूसरे हाथ से इसके बालों की लट को कान के पीछे अड़सते बेतासुर लहजे में पूछने लगा। आपको क्या लगता है? जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया। वो अपने एक दिन के शौहर के इस रवैये को समझने से कासिर थे, जो पहली रात इससे उल्टे सीधे सवाल कर रहा था। तुम्हारी तो शादी किसी और से होने वाली थी। इसके रुखसार को अपनी उंगलियों के पोर से महसूस करते सरगोशी की तो खतीजा एक पल को थम सी गई कि क्या वो जानता था कि इसकी मंगनी टूट गई थी, और जिस वजह से टूटी क्या वो इससे भी बाखबर था? ये सोच आते ही इसके हाथ पसीने से नम होना शुरू हो गए। नहीं तो हत्तल मकान इसने मजबूत लहजे में कहा। झूठ पसंद नहीं है मुझे, जाओ चेंज करो। सद्दोसपाट लहजे में कहता वो इसकी कलाई छोड़ के और इसके पेट की तरफ अपने कदम बढ़ाए। खतीजा नासमझी से तकती रही, फिर वार्डरोब से आरामदेह कपड़े लेके चेंज करने चलेगी। जब वापस आई तो कमरे में मलजा सा अंधेरा था। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि वो सो गया था या अभी उठा था। आहिस्ता कदम चलते वो बेड की दूसरी साइड पर आई और थोड़ी सी जगह पर बैठ गई। फिर हिम्मत करते दूसरी साइड करवटियाँ लेट गई। कुछ असाबी थकन थी कि जल्दी सोचो कि भंवर से निकलती नींद की वादियों में जा बसी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट अपने अख्ताम को पहुँचा। कैसे लगा आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। क्या होगा आगे? क्या वाजिद इसको एक्सेप्ट कर लेगा और वाजिद को हकीकत पता चल जाएगी कि जो भी हुआ इसमें इसका खतीजा का कोई हाथ नहीं था, रिमशा का ही सारा था, या अभी इसको टॉर्चर करता रहेगा? तो इसके लिए ये जानने के लिए हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।